ओके, रेडी। हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और ऑलमोस्ट फॉर्म फिलअप लास्ट स्टेज में है, यानी कि लास्ट वीक अब होने के है। तो जितना जल्दी हो सके आप छूटे हुए हैं, यानी कि मेरा भी छूटा हुआ है। तो जैसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे को हो जाता है फिर मैं अप्लाई करूँगा, और उम्मीद है आप सभी अप्लाई कर चुके होंगे। अच्छा, कहने का मतलब है कि अब हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि समथिंग या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पे फोकस करूं। जितना है जो मैं स्टडी मटेरियल है, जितना नोट्स है उतना ही में आप पहले कंप्लीट कर ले, देन आफ्टर एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल में देखिए। अच्छा, ये तो हो गई बात। और एग्ज़ाम्स का प्रेशर्स है, बहुत है, हम पे भी है, आप पे भी है। एक सीट सबको रिजर्व करना है, तो कोई नहीं, जितना मेहनत करोगे उतनी अच्छी रिज़ल्ट आएगी आपकी। तो मेहनत कंटिन्यू करते रहें। मैं कभी कभी टेंशन में हो जाता हूँ कि अगर आज मेहनत नहीं किया, 2-3 महीने जी जान नहीं लगाया, तो फिर आने वाला समय बहुत मेरे लिए अनकम्फर्टेबल होगा। बट अगर मैं अभी मेहनत कर दिया, 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक कंटिन्यू स्टडी टेबल पे मैं बैठ गया, तो उम्मीद है सब चीज़ सुधार हो जाएगा। ऑलमोस्ट सबकी थिंकिंग से लेके जो भी है, पेरेंट्स की होप होप बोलिए या फिर उम्मीदें बोलिए या समथिंग, बहुत फक्र महसूस करेंगे। तो एनी हाउ ये सीट चाहिए ही चाहिए। ओके, ये हमारी कंडीशंस है, आप भी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एनीवेज सीएमआर की ओर, सॉरी सीएमआर नहीं, माइंस रूल की ओर चलते हैं। माइंस रूल 1955। ओके, 1955 हमने क्या देखा था कि कमिटीज़ देख लिया था, कमेटी हो गई थी। अब क्या है ना कि सर्जन को देखेंगे, उसके बाद सर्जन में ज़्यादा पॉइंट है नहीं, 2-3 बातें हैं। उसके बाद हम लोग आईएमई या फिर पीएमई दोनों मर्ज करते हुए देखेंगे। और ये चैप्टर किस में आएगी? ये चैप्टर आएगी इनिशियल एंड पीरियोडिकल एग्जामिनेशंस, रूल्स नंबर 29 से ABCD करते करते कितनी तक गई है, शायद J या Q जो भी है वो देखेंगे। पहला सर्जन क्या होता है? सर्जन यस, MBBS वाले जो बंदे होते हैं ना, उसे सर्जन कहा जाता है। MBBS, देन आफ्टर MS, मास्टर ऑफ सर्जन, 2 साल की, और 4-5 साल MBBS में और 2 साल सर्जन में, टोटल 7 इयर्स लगते हैं सर्जन बनने के लिए। तो उतनी डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, जितनी रूल्स है, जितने समय है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे। सर्जन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइंस में जो सर्जन अपॉइंट होते हैं, वो सर्जन अपॉइंट कौन करते हैं? वो सर्जन अपॉइंट आपका ऑप्शन ओनर, एजेंट, मैनेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस। तो बताइए, सर्जन, CERGEON, सर्जन, यानी कि आप इसको डॉक्टर बोलिए, MBBS बोलिए या समथिंग। तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है इनमें से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चंस बन पाएगा रूल्स 28 सर्जन से, ठीक है। बाकी ये सब दूसरे कामों में आएंगे, ठीक है। और दूसरे कामों में क्या आएंगे कि जो भी फैसिलिटीज़ है, इनकी दायित्व होती है फैसिलिटीज़ को देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जब रूल्स में आएंगे वो सब देखेंगे। अभी अपॉइंटमेंट, सर्जन की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, किनके थ्रू से होती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से होती है। मेरी आंखें अभी भी नम नहीं, थोड़ी नींद में है, ठीक है। फिर भी मैं क्लास या आप सभी के बीच आ रहा हूँ, या फिर अपनी सेल्फ स्टडी कर पा रहा हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ, ठीक है। बट
एक होता ना फ्री ऑफ कॉस्ट समथिंग, सबको अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। तो भाई जो भी है मैं तो अपने लिए ही कर रहा हूँ, तो आपसे कोई गुंजाइश या शिकवा नहीं है कि हाँ भाई आप लाइक करो या शेयर करो या कमेंट, डजेंट मैटर। बट वैसे पर्सन्स जिनके पास ना तो फैसिलिटीज़ है और ना ही आर्थिक स्थिति सही है, तो वे बंदे हमें समझते हैं, ठीक है। और उन्हीं के लिए ये सब सारे लेक्चर्स और क्लासेस है स्पेशली। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। इनकी काम क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या रहती है? 3 से 4 ड्यूटीज़ रहती है। क्या? एग्जामिनेशंस करना, एग्जामिन करना, ठीक है। किसकी? भाई बॉडी की। एग्जामिनेशंस किसकी करेंगे? बॉडी की। डॉक्टर है ना, डॉक्टर की देखेंगे। देन आफ्टर एग्जामिन करने के बाद इंक्वायरीज करना, फिर एक ड्यूटी है इंस्पेक्शंस करना, ओके। एक और एज का पता लगाना, भाई कौन सी एज में कौन क्या है ये पता लगाना। तो इसका सूटेबल क्या हो जाएगा? एज का इंस्पेक्शंस करना, मेडिकल फिटनेस, ठीक है, मेडिकल फिटनेस। सर्टिफाइड सर्जन माइंस में नियुक्त वर्क पर्सन या फिर एम्प्लॉय से रिलेटेड मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस एवं एज का इंस्पेक्शंस, एग्जामिनेशंस और इंक्वायरी, ठीक है। ये सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज आती है, इसीलिए सर्जन को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ बात है क्या? देख लेता हूँ। फ्रेश एग्जामिनेशंस, ड्यूटीज ऑफ सर्जन on the receipt of reference number sections 1 of sections 43, surgeon the certified surgeon shall be giving prior notice regarding date and time and place medical examinations, and upon examine the person sent to the such examinations prepare the age and fitness certificate, deliver the same to the manager of the mine and consult after returning a copy। हाँ, तो क्या है ना कि इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है कि और गिविंग पीरियड नोटिस रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस। और जो भी एग्जामिनेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या आएगी? ये मेडिकल एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग होगी सारी बातें। ये सब मेडिकल एग्जामिनेशंस से रिगार्डिंग सारी बातें, ठीक है। इसके साथ साथ क्या लिखा है? और जो भी एग्जामिन या डाटा इससे जो मिलेगा वो किनको भेजना होता है? मैनेजर को भेजना होता है। और माइंस कंसेंट आफ्टर रिटर्निंग ए कॉपी देयरऑफ। और उसके बाद दी सर्टिफाइड सर्जन सोल अपॉन ए रिक्वेस्ट बी मेड हिम बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द इंस्पेक्टर कैरी आउट सच एग्जामिनेशंस और फर्निश हिम विथ such report as may be indicate in respect of mines or class or descriptions of mines which operations involve risks of injury to the health of any persons or classes of persons employed therein। हाँ, ये एक और बात है। दी सर्टिफाइड सर्जन shall be upon a request made to him, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किनसे करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर। टू कैरी आउट सच एग्जामिनेशंस फर्निश हिम रिपोर्ट एज ए में इंडिकेट रिस्पेक्ट
of mines or class or descriptions of the mines which operations involve risk or injury to the health। तो क्या है ना कि तो चीफ इंस्पेक्टर इन्हीं के थ्रू से क्या करते हैं, सर्जन के थ्रू से कोई भी हेल्थ या रिस्क या फिर इंजरी रिलेटेड, किससे, माइंड से रिलेटेड जो भी हेल्थ इंजरी या रिस्क है उनकी सारे डिस्क्रिप्शंस और क्लासेस सर्जन ही भेजते हैं। किनको? चीफ इंस्पेक्टर को। किनके थ्रू से? मैनेजर, ऑनर एजेंट और मैनेजर के थ्रू से ही ना। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होगी। तो उतनी दिमाग ना लगाएं इसमें, ज़्यादातर दिमाग लगाएं मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ पर्सन एम्प्लॉय और टू बी एम्प्लॉय इन माइंस, यानी कि आईएमई और पीएमई में दिमाग लगाएं। इसमें से बस दो ही या तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर्जन को अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आफ्टर सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी क्या है? 4 ही ड्यूटी रहती है, एग्जामिन करना, इंक्वायरीज करना, इंस्पेक्शंस करना और मेडिकल फिटनेस। ये सब सारे किसके रिगार्डिंग? मेडिकल की रिगार्डिंग, दिस वन मेडिकल की रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी रेस्क्यू रूल्स आप अगर और डीपली पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही इनफ है। आपको डीपली पढ़ना है तो रेगुलेशंस पढ़िए, रूल्स से उतनी इसमें क्वेश्चंस एराइज भी नहीं होती है। अब आते हैं आईएमई और पीएमई, जो हमारा क्वेश्चन जिसमें ज़्यादातर बनती है, आईएमई और पीएमई। ये इतना करते हैं, ठीक है। आईएमई का फुल फॉर्म इनिशियली मेडिकल एग्जामिनेशंस, पीएमई पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस। फुल फॉर्म लिख देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है या पूछ सकता है। आईएमई इनिशियल, शुरुआती, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, पीएमई पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। आईएमई जिस बंदे की अपॉइंटमेंट होती है वो वन टाइम के लिए, ये आईएमई क्या होता है? वन टाइम के लिए ये एग्जामिनेशन से, अपॉइंटमेंट से दरमियान आपको आईएमई करवाना होता है। आईएमई यानी कि आपकी फिटनेस अलग मैटर हो गया, ये अलग मैटर हो गया। आईएमई इनिशियली मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो सपोज दैट आप न्यू वैकेंट या फिर नया ज्वाइन कर रहे हैं किसी माइंस को या माइंस की कंपनी को, तो आपकी तो फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगी, बट 6 महीने के अंतराल में, यानी कि 6 महीना कंप्लीट हुआ या 6 से थोड़ा ज़्यादा भी हुआ तो आपकी आईएमई करवाई जाती है। आईएमई यानी कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशंस। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर जो भी डिफेक्ट या बॉडी ऑर्गन या समथिंग कुछ अगर बीमारी पाई जाती है तो उसमें सारा रिपोर्ट मेंटेन होती है, ठीक है। उसके बाद पीएमई क्या होता है? सेम इट इज मेडिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें कि आपकी सारा बॉडी चेक, एक्सरे, ये सब होता है। आई टेस्टिंग से लेके सुनने की शक्ति से लेके ये सब सारी चेकिंग होती है। और ये प्रति वर्ष ये पीएमई एवरी 5 ईयर्स में होती है, एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज 45 ईयर्स, मोर देन 45 ईयर्स है, देख लेता हूँ एक बार, मोर देन 45 ईयर्स से अधिक है, लेकिन आपकी 45 ईयर्स से अधिक है तो फिर प्रत्येक एवरी 3 ईयर्स में आपकी पीएमई होगी।
एवरी 3 ईयर्स में PME होगी। ओके, अगर 45 वर्ष से अधिक है आपकी एज तो प्रत्येक 3 साल में PME होगी। ठीक है, देन आफ्टर अगर आपकी एज 60 प्लस है, 60 ईयर्स से अधिक है, प्लस में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये आपकी एवरी ईयर्स में होगी एग्जामिनेशंस, एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल में ये एग्जामिनेशंस होगी। ये हमारा डाटा है, ये लास्ट वाली 60 ईयर्स की। इसको कंफर्म करता हूँ मैं, जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ मैंने लिखा था, कहीं तो मैंने देखा था कि 60 साल से अधिक है तो प्रत्येक वर्ष में आपकी PME करनी होती है, कहीं तो मैंने देखा था। अभी मेल क्यों नहीं रहा भाई, कहाँ देखा था मैं। हाँ, एनीवेज कहीं देखा था, अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये भी डाटा है। डाटा क्या है, PME से लेके पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस, एक तरह से बॉडी के सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, फिटनेस से लेके आपके स्वास्थ्य के सभी। ठीक है, तो PME कब कब होता है, अब भी अगर माइंस ज्वाइन कर रहे हो तो पहला आपकी IME हुई, उसके बाद प्रत्येक 5 साल में आपकी PME होगी, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस, प्रत्येक 5 ईयर्स में। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है, 45 से आपकी एज ज़्यादा है तो प्रत्येक 3 साल में होगी। ठीक है, प्रत्येक 3 साल में PME होगी। इन द केस आपकी एज 60 प्लस है, 60 प्लस है तो प्रत्येक 1 ईयर्स में होगी, यानी कि प्रत्येक एवरी ईयर्स ये PME का डाटा है। ठीक है, किसी माइंस में अगर आपके माइंस में 500 प्लस पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में 500 प्लस हो या कुछ भी हो, ठीक है, डाटा उसमें वर्कर्स मेजर नहीं करते, लेकिन रूल्स क्या कहता है कि रूल्स कहता है कि अगर आपके माइंस में जितने भी वर्कमैन हो, सबकी वर्कमैन्स यानी कि एम्प्लॉयड जितने भी है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड जितने भी हैं, उनकी प्रत्येक ईयर्स में 1/5 पर्सन की PME हो जानी चाहिए एवरी ईयर्स। ये एवरी ईयर्स प्रत्येक साल में 1/5 पर्सन्स की हो जानी चाहिए PME। अगर ये 1/5 समझ में नहीं आता है तो आप इसको 20% कर लो। 1/4 हुई कितनी, 25% हुई ना 1/4, तो 1/5 कितनी हो जाएगी, 20%। इसको भी करके दिखाऊं क्या, नहीं ना, इतना है समझ में। अगर नहीं समझ में भी है तो रख लो, 20% एवरी ईयर्स में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके 20% प्रत्येक साल की PME हो जाना चाहिए। अगर सपोज दैट अगर 5 साल में 5 साल ये बीता और 5 साल लास्ट एज में मैं सबकी PME बारी बारी से करवाता हूँ, ठीक है, तो क्या मेरा माइंस इफेक्ट नहीं होगा भाई, काम रुक जाएगा, प्रोडक्शन से रुक जाएगा, सब इधर आ जाएंगे मेडिकल लाइन में। ठीक है, और सबकी बारीकी से करते जाऊं तो लग जाएगा समय, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, 2-3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, और उसमें भी संडे है, छुट्टी है, तो माइंस तो चल पड़ी, प्रोडक्शन तो हो पड़ी। ठीक ना, इसीलिए ये रूल शायद बनाया गया होगा
कि प्रत्येक ईयर्स में जितने भी आपके ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हैं प्रत्येक ईयर्स में 20% तक हो जानी चाहिए पीएमई। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें और डाटा क्या हम दे सकते हैं? हाँ, एक डाटा है कि नोटिस ऑफ इनिशियली या फिर पीरियडिकल एग्जामिनेशंस अंडर रूल 29B। 29B में हम लोग इंटर करते हैं और इसमें से जो नोटिस दी जाएगी आपको कि भाई पीएमई होने का डेट आ चुका है, आप अपनी पीएमई करवा लीजिए। बाकायदा सबकी नाम लिस्ट भी देती है, पीएमई लिस्ट में नाम आती है, सबकी जाती है। और ये जो लिस्ट मेंटेन या फिर इसको आप नोटिस के रूप में समझे, लिस्ट को नोटिस के रूप में समझे तो ओनर एजेंट या मैनेजर, ओनर एजेंट या मैनेजर होंगे या फिर ओनली मैनेजर होंगे। ये आई थिंक ना 29 की बी देखिए, 29 का बी इनिशियली एंड पीरियडिकल मेडिकल एग्जाम आफ्टर डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन ऑफ सेल गेजेट बी इन द बिहाफ ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी मैन शैल मेक ए अरेंजमेंट। ये क्या है कि ओनर एजेंट और मैनेजर इन्हीं लोग की अरेंजमेंट होगी। किसके रिगार्डिंग? पीएमई के रिगार्डिंग इन्हीं लोग की अरेंजमेंट की दायित्व जाएगी कि ओनर एजेंट और मैनेजर का दायित्व जाएगा कि भाई पीएमई के जो भी मैटर है सारे अरेंजमेंट आपको करवाना है। ठीक है, लेकिन मैं क्या क्वेश्चंस पूछ रहा था कि जो नोटिस आपको मिलेंगे, भाई वर्कर अपनी काम करेंगे, आएंगे, ऑपरेटर अगर कोई भी ऑपरेटर है तो अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और काम करने के लिए अपनी मशीन में चले जाएंगे। बट उनको कब पता चलेगा कि भाई हमारी ईएमई या पीएमई करवानी है? तो वैसे केस में ना मैनेजर ही शायद नोटिस देता है, मैनेजर ही नोटिस देता है। कब नोटिस देता है? नोटिस शैल बी गिवन बाय द मैनेजर। कब? 20 दिन पहले, पीरियड 20 डेज, PERIOR, पीरियड 20 डेज पहले आपको नोटिस देगा कि भाई जाइए आप पीएमई करवा लीजिए। मैं जरा चेक कर लेता हूँ बोर्ड में। हाँ ठीक है, 20 डेज पहले आपको नोटिस देगा। अगर 20 डेज में आप अपनी पीएमई नहीं करवाएं तो एक और नोटिस देगा आपको। कब? 10 दिन पीरियड, सेकेंड नोटिस जो आएगी आपको, सेकेंड नोटिस वो कब आएगी? पीरियड 10 डेज। फिर दूसरी नोटिस आपको 10 डेज में देंगी और ये जो नोटिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व हो जाएगा मैनेजर को। ठीक है, एक निर्धारित फॉर्म में ही जाती है। अच्छा, वो निर्धारित फॉर्म क्या है? फॉर्म का अभी तक मेरे को पता नहीं, बट मैनेजर आपको नोटिस देंगे। और ये नोटिस कब जाती है, किस रूल्स के अकॉर्डिंग जाती है? 29B के अकॉर्डिंग। ये सेकेंड नोटिस या फाइनल नोटिस, इसको फाइनल भी आप समझिए, फाइनल 10 दिन, सेकेंड नोटिस या फाइनल नोटिस। अगर आप इसके दरमियान पीएमई नहीं करवाते हैं, 2 बार नोटिस या फाइनल नोटिस मिलने के बावजूद भी, तो आप अपनी जॉब को लॉस कर सकते हैं। आपको पनिशमेंट या फिर जॉब से टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी नोटिस आए आप पीएमई करवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद और क्या है इसमें? फॉर्म्स आप पढ़े हैं क्या? फॉर्म्स में आपको किसी एक दिन क्लास ले लूँगा फॉर्म की। कौन सा फॉर्म में?
कौन नोटिस भेजना है और कौन नोटिस आने को है, ये फॉर्म हाँ, ये जो फॉर्म है ना, पहला नोटिस पीएमई के लिए इनिशियल या फिर पीरियडिकल, तो ये फॉर्म जाएंगे मैनेजर फॉर्म एम में भेजेंगे आपको नोटिस, ठीक है, पहला नोटिस। अच्छा, और जो लास्ट वाली नोटिस है इनकी फॉर्म एन में जाएगी, फॉर्म एन, ये लास्ट वाली फॉर्म एन, FORM, फॉर्म एन में जाएगी। अरे एक तरह से फॉर्मेट बनाई गई है ABCD से लेके Z तक, और उसी फॉर्मेट में सबकी डिटेल्स भरी हुई है कि फॉर्म एम क्या है, फॉर्म एन क्या है। फॉर्म एम फर्स्ट या फिर इनिशियली मेडिकल जांच करवाने की नोटिस है, और लास्ट या फिर सेकेंड नोटिस या लास्ट नोटिस जो भी बोलिए वो फॉर्म एन है, ठीक है। तो ये फॉर्म एन और एम, इसको देखिए। अब चलते हैं पीएमई सेंटर। पीएमई सेंटर में क्या क्या होता है या क्या क्या करवाना होता है, ये तो इतनी क्वेश्चंस हो गई या फिर इतनी हमने डाटा कलेक्शंस किया। अब पीएमई में आते कि क्या क्या होता है पीएमई सेंटर में। आजकल तो सब फाकीबाज हो गए हैं, करता कुछ नहीं है, बस पेपर में कलम चला देता है। लेकिन पहले के टाइम पे बारीकी से ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, आपका एक्सरे, पूरी चेस्ट की एक्सरे, पूरी बॉडी की एक्सरे, ILO या IPLO होती है वो भी सारे होते थे, ठीक है। और टिटनेस की भी एग्ज़ाम, टिटनेस की आपकी क्या ली जाती है, सुई दी जाती थी प्रत्येक 6 महीने में या 3 महीने में, 6 महीने में। ऐसे बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ बाय दी ओनर, एजेंट और मैनेजर के थ्रू होती थी पहले। बट अभी क्या हो गया, अभी खाली पेपर और पेन हो गई, जाओ फिट रहो, ठीक है। और जो ऑपरेटर होते हैं HEMM ऑपरेटर, उनकी आँख ये ई की टेस्ट होती थी प्रत्येक ईयर्स में। इसके बाद जो भी हैवी जहाँ साउंड मशीनरीज चलती है, हैवी साउंड यानी कि 90 dB से अधिक, वहाँ पे भी ईयर्स सुनने की टेस्टिंग होती थी। 85 dB से 85 dB भी रहती है, तो उसके लिए भी ये कान सुनने वाली टेस्टिंग होती थी। तो इस तरह से बहुत पहले टेस्टिंग होते थे, बट अभी के दौर पे नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में ये धरातल में क्या होता है और क्या होने को है, ये सब मैटर नहीं करता। हमें एग्ज़ाम निकालना है तो सारी चीज़ देखेंगे, ओके। तो पहला है पीएमई सेंटर में क्या होना चाहिए। पीएमई सेंटर में एक्स-रे बॉक्स होनी चाहिए, एक्सरे व्यू बॉक्स। एक्सरे करने की जो व्यू बॉक्स होती है वो रहनी चाहिए। कैसे दिखती है हमें भी नहीं पता, हम बस रट रहे हैं, ठीक है। देन आफ्टर न्यूमोकोनोसिस वो सिलिकोसिस की एक्सरे ILO के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए एक आवश्यक रेडियोग्राफर रखे जाने चाहिए। रेडियोग्राफर पहला आपका क्या है, एक्सरे व्यू बॉक्स होनी चाहिए, व्यू बॉक्स। और दूसरा रेडियो कैसे, रेडियोग्राफ स्पेलिंग मिला लेना, रेडियोग्राफ होनी चाहिए। ये रेडियोग्राफर यूज किस लिए, ये क्या करता है कि न्यूमोकोनोसिस और सिलिकोसिस ये एक्सरे करती है। ILO सिस्टम है, एक्सरे ILO के तहत ये एक तरह से सिस्टम है, या फिर रेडियोग्राफर से इसकी जांच की जाती है, ठीक है। इसके बाद
अगर 90 dB से अधिक किसी भी वाइब्रेशंस या साउंड है तो उसके लिए श्रवण शक्ति की जांच होती है। श्रवण शक्ति हियर लिसनिंग समथिंग है इंग्लिश, ये देख लेना आप। इसके साथ मैकेनाइज्ड माइंस अगर कहीं है तो ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड होनी चाहिए। मैकेनाइज्ड माइंस है तो ठीक में ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड, DIEA डिजीज बोर्ड, यानी कि एक तरह से ये क्या है, संगठन है, टीम है। अगर मैकेनाइज्ड माइंस है तो अभी के टाइम पे ओवरऑल सब मैकेनाइज्ड माइंस हो गई, और इसमें जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स क्या है, एक स्वास्थ्य डॉक्टर, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर होंगे, स्वास्थ्य डॉक्टर होंगे। जिस तरह माइंस में सेफ्टी टीम होती है ना, सेम इट इज यहाँ की टीम की नाम रखी गई है ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड। ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते नहीं है, बनते हैं क्या मैं बताता हूँ कुछ देर में। तो ये रेडियोलॉजिस्ट, फिर इसमें एक रेडियोलॉजिस्ट, आप हिंदी कर लेना, रेडियो की, ये रेडियोग्राफर की रेडियोलॉजिस्ट, और एक पर्सन होते हैं एक सामान्य डॉक्टर, जनरल डॉक्टर, यानी कि जनरल फिजिशियंस बोल सकते हैं, या फिर जनरल GEN, अरे यार क्या हो गया, रेडियोलॉजिस्ट और जनरल डॉक्टर। रेडियोलॉजिस्ट एंड जनरल डॉक्टर, ठीक है। ये ऑक्यूपेशनल डिजीज बोर्ड PME सेंटर में होनी चाहिए। देन आफ्टर 85 dB होने पर नॉइज डेजिमेट्री चौथा इक्विपमेंट या क्या होनी चाहिए PME सेंटर में, नॉइज NOISE डेजिमेट्री, ये स्पेलिंग चेक कर लेना। ये कब यूज़, अगर 85 dB डेसिबल से ज़्यादा होने पर नॉइज डेसिमेट्री होनी चाहिए। इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये हो गया। अब जो हम लोग विशेष रूप से जांच करेंगे PME सेंटर में, उसके बारे में देखेंगे। जो मैंने बताया था ना रिसेंटली कि आँख, नाक, कान, ये सब देखे जाते हैं, तो उसके बारे में विशेष जांच। भाई कोई अगर ऑफिस में काम करे, ठीक है, और कोई एक ऑपरेटर हो, तो दोनों में जांच बराबर की जाएगी क्या, या ऑपरेटर को थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी के साथ और जांच की जाती है ना, की जानी चाहिए ना, ऑब्वियसली की जानी चाहिए। क्यों, ऑपरेटर कहाँ पे है, ऑपरेशंस के दरमियान वो वर्किंग पे होता है, ठीक है। लेकिन एक ऑफिस वाला वर्क या क्लीनेस इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है, तो उसकी कंपेयर में ऑपरेटर को ज़्यादा ऑर्गेन्स की जांच या बॉडी की ज़्यादा जांच करनी होती है। सेम इट इज़ विशेष जांच कहाँ किसके अकॉर्डिंग रखी गई है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो विशेष जांच पहला है ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल सहित कार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर, कार्डियोग्राम, लिपिड प्रोफाइल सहित। ब्लड प्रेशर हम भी जानते हैं क्या है क्या नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन कार्डियोग्राम नहीं जानते। और एक लिपिड प्रोफाइल सहित क्या होता है ये भी नहीं पता। तो पहला हो गया विशेष जांच में, पहला खत्म। दूसरा है क्या, न्यूरोलॉजिकल जांच, पेरिफेरल सर्कुलेशंस का मूल्यांकन, यानी कि न्यूरोलॉजिकल जांच, उसके बाद उसी में मेंटेन है पेरिफेरल सर्कुलेशंस का मूल्यांकन।
ठीक। नेक्स्ट, देन आफ्टर सुपरफेशियल व डीप रिफ्लेक्सो की जांच। अब ये कौन सी बीमारी या क्या है भाई? सुपरफिशियल व डीप रिफ्लेक्सो की जांच, ठीक है। देन आफ्टर मूल मूत्र जांच एंड ब्लड शुगर द्वारा डायबिटीज। मूत्र जांच भी यूरिन टेस्ट होगी, फिर ब्लड शुगर। अगर आपके पास या आपके बॉडी में ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर के लिए जांच होगी आपकी, ब्लड डायबिटीज के लिए स्पेशल। इसके बाद सेरम यूरिया और क्रेटिन जांच। सेरम यूरिया और क्रेटिन जांच ये क्या होता है हमें भी नहीं पता। इसके बाद ब्लड टेस्ट होगी, और ब्लड टेस्ट में क्या क्या होगी? टीसी। ब्लड टेस्ट में यहाँ दिखते हैं, ब्लड टेस्ट में क्या क्या जांच होनी चाहिए। तो पहला है टीसी। क्या होता फुल फॉर्म नहीं पता, बट आप रट लो टीसी। देन आफ्टर डीसी, देन आफ्टर एचबी, लास्ट वन इज ESR। टीसी, डीसी, एचबी, ESR। इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन देते हैं भाई, बहुत डर सा लगा हुआ है। ब्लड टेस्ट लिस्ट, ब्लड टेस्ट एचबी मतलब होमोग्लोबिन होनी चाहिए। नहीं, क्या लिखा है? एचबी, हाँ, होमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल टू डिटेक्ट कंडीशंस लाइक एनीमिया और पॉलीथीमिया। एनीमिया और पॉलीथीमिया को डिटेक्ट करने के लिए ये आप समझ लो हेमोग्लोबिन में आएगा। हेमोग्लोबिन में आएगा। कैमरे में आ रही है ना? हाँ ठीक है, हेमोग्लोबिन। अब आते हैं टीसी। टीसी क्या होता है भाई? टीसी एंड डीसी। टीसी टोटल काउंट एंड डीसी डिफरेंशियल काउंट। ब्लड टेस्ट a routine hematology profile that measure the total number of white blood cell and the percentage specify white blood cell types। ओके, तो टीसी क्या हो गया? टोटल काउंट। टीसी हो गया आपका टोटल काउंट, और ये किससे रिलेटेड है? और डीसी भी देख लेते हैं। डीसी क्या है? डिफरेंशियल काउंट। डिफरेंशियल काउंट, COUNT। टोटल काउंट एंड डिफरेंशियल काउंट, ये दोनों किससे रिलेटेड है? WBC से। WBC वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें क्या होता है? हेमाटोलॉजी प्रोफाइल दैट मेजर द टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। और वाइट ब्लड सेल में क्या क्या टाइप्स पाई जाती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसोनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये सब वाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं। अब लास्ट वन इज ESR। ESR क्या होता है इसको देखते हैं। ESR ब्लड टेस्ट फुल फॉर्म ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ये क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसको लिख लीजिए, अदरवाइज कुछ भी पॉइंट नहीं छूटनी चाहिए। एग्जाम है, बार बार मौका नहीं है पंकज। ये क्या है? ERYTHROCYT इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशंस रेट, RATI। इसका क्या काम है भाई? ए ब्लड टेस्ट दैट मेजर हाउ क्विकली रेड ब्लड सेल settle at a bottom of a test tube in our
a faster than normal rate indications inflammations which can be caused by infections, automatic disease or cancers. तो ये क्या है ना, inflammations cause red blood cell to clump together and settle faster, resulting in a higher ESR value measured in millimeters per hour. तो एक तरह से it is often used to assist in a diagnosing conditions like temporal arteritis synthetic lymphoma. एक तरह से ये क्या है ना कि ब्लड टेस्ट ही है, बट क्या करता है कि हाउ क्विकली रेड ब्लड सेल सेटल द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब इन ए हावर फास्टर देन नॉर्मल रेट इंडिकेशंस इन्फ्लेमेशंस। तो वो शायद स्पीड बता रहा है कि एक नॉर्मल कंडीशंस में ब्लड सेल क्या रेट ऑफ स्पीड से रनिंग करेगी, और एक किसी मतलब सपोज दैट अगर यहाँ कुछ इन्फेक्शंस हुआ तो उस कंडीशंस में रेड ब्लड सेल क्या रेट से रनिंग करती है या समथिंग कुछ है, ये आप अपनी स्तर से देख ले। ठीक है, तो ये पीएमई सेंटर में इतने सारे चीज होंगे। अच्छा, ये हो गया। अब विशेष जांच तो हो गई, ठीक ना। अब क्या हुआ है ना कि विशेष कार्यों के लिए यानी कि भाई अगर कोई ऑपरेटर है तो ऑपरेटर के लिए विशेष कार्य हो गया ना, वो माइनिंग ऑपरेशंस में हो गए। ठीक है, फिर सुपरवाइज़र हो गए, फेस में रहता है तो वो भी एक विशेष कार्य हो गया। और भी इसी तरह से विशेष कार्यों में जो भी वर्कर अपॉइंट है उसके लिए क्या क्या जांच होगी इसके बारे में। तो विशेष कार्य वाले के पीएमई में जांच क्या करना है, पहला मैग्नीज माइंस, जहाँ मैग्नीज माइंस है वहाँ पे व्यवहारिक व न्यूरोलॉजिकल व्यवधान की जांच। व्यवहारिक यानी कि किसी के सामने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज क्या बोलते हैं, व्यवहार, बिहेवियर ओके। और न्यूरोलॉजिकल व्यवधान की जांच। उसके बाद स्पीच डिफेक्ट, कंपन, अस्थिरता, भावनात्मक परिवर्तन, एडियोकोरोनेशिया। अब इसकी क्या बीमारी है, देखो कह रहा है कि मैग्नीज पॉइजनिंग नहीं, मैग्नीज माइंस में कुछ बीमारी ऐसे है कि बॉडी को अजीब तरह से चेंजिंग कर देता है। जैसे खोट्ठा में या फिर देहाती भाषा में कहता है ना कि भगना गिदर के नाम मारियो ना तो हाथ काप दो। मतलब अपनी बहन की जो बच्चे होते हैं उनको हाथ नहीं उठाया जाता है, नहीं तो ये हाथ कांपने लगते हैं। कृष्ण भगवान और कंस मामा, समझ में आया, डजंट मैटर, वो बाद में। तो इसी तरह मैग्नीज माइंस में अगर आप ज़्यादातर काम करते हैं तो हाथ ऑटोमेटिक ये कांपने लगेंगे, जैसे ओल्ड एज में कांपते हैं ना, उसी तरह। उसके बाद आपके बिहेवियर में भी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। ये बात में इरिटेटेड हो जाना, या फिर हो सकता है आपको कोई डायलॉग पे डायलॉग चिपकाया जा रहा है और उस पर कुछ प्रभाव ना पड़ रहा हो, सीधा बैठा हुआ हो एकदम गधे की जैसा, और या फिर कुछ उसकी कम्युनिकेशंस में कुछ डिफेक्ट हो, स्पीच डिफेक्ट हो, हकलाना, या फिर भाव इमोशनल बिहेवियर उनके साथ ज़्यादा हो। ये सब किस में, मैग्नीज माइंस में काम करने वाले वर्कर की लक्षण है। ठीक है, बीमारी की लक्षण है। देन आफ्टर लीड यानी कि शीशे की जो माइंस होती है उसमें क्या प्रभावित व्यक्ति की क्या हो सकती है। वो प्रतिवर्ष रक्त में लीड की मात्रा जांच, मूत्र, अमीनो लियोलिनिक
एसिड जांच, अमोनियो लियोनिक एसिड, ये बायोलॉजी यार हमसे नहीं होता। ठीक है, तो लीड से जो प्रभावित व्यक्ति है वहाँ उन लोग के लिए ब्लड में कितने लीड है या लीड है कि नहीं भी है, लीड की मात्रा की जांच के लिए मूत्र में भी अमीनो लियोनिक एसिड जांच होती है। मूत्र को भी जांच करते हैं और ब्लड को भी जांच करते हैं। देन आफ्टर स्टेमिंग मतलब जो गोला माटी बनाते हैं ना हम लोग माइंस में ब्लास्टिंग करने के लिए अंडरग्राउंड में, तो गोला माटी के लिए जो प्रति 6 महीना में मल जांच होनी चाहिए। मल समझ रहे हो ना, अब उतनी डीपली नहीं जाना है। प्रत्येक 6 महीना में मल जांच होनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक वर्ष में थूक व चेस्ट एक्सरे की जांच होनी। जो हम लोग थूकेंगे ना पर गोला माटी जो बनाते हैं काम करते हैं वहाँ पे मल जांच होगी प्रत्येक वर्ष में, और प्रत्येक 6 महीने में थूक की जांच होती है और चेस्ट की पूरी एक्सरे। ओके, इसके बाद HEMM के ड्राइवर या ऑपरेटर को प्रति वर्ष दृष्टि आंख की जांच करेंगे। एवरी ईयर्स में आंख की जांच करेंगे। उसके बाद रेडियोथर्मी विविकरण, प्रति वर्ष ब्लड काउंट करेंगे। रेडियोथर्मिक विविकरण मल वाली आप याद कर लें, मल प्रत्येक वर्ष में, और एक ये थूक वाली चेस्ट और एक्सरे ये प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक वर्ष में थूक और चेस्ट और मल वाली 6 महीने में। ठीक है, ये हो गई। अब आते हैं कि PME या फिर IME में क्या क्या विशेष करके जो जांच होंगे उनके बारे में, खासकर टेस्ट, जांच नहीं टेस्ट बोलिए। जैसे ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये PME के जितने क्या क्या सुविधा और क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में। अब ये जो ब्लड टेस्ट है ना, सेम इट इज PME सेंटर में क्या क्या विशेष टेस्ट किए जाएंगे उसके बारे में, तो उसी में हम लोग मेंटेन कर देते हैं। ब्लड टेस्ट में TC, DC, HB, ESR और प्लेटलेट्स भी टेस्ट किए जाएंगे। देन आफ्टर ब्लड शुगर की टेस्ट होगी, फास्टिंग एंड पीपी टेस्ट होगी। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है नहीं पता। ब्लड यूरिया क्रिएटिनाइन टेस्ट की बात करते हैं। इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि ये अभी हम लोग को और पढ़ना है। ब्लड यूरिया क्रिएटिनाइन, आप लोग कम्युनिकेशन से ही समझ जाओ। ब्लड यूरिया क्रिएटिनाइन, और उसके बाद यूरिन रूटीन, देन आफ्टर स्टूड रूटीन, यूरिन रूटीन और स्टूड रूटीन, इसको हम लोग मिटा सकते हैं। टेस्ट क्या क्या होगा, टेस्ट में क्या क्या जांच करेंगे, ये तो पहला हो गया ब्लड टेस्ट में ये सब जांच होगी। देन आफ्टर ब्लड शुगर की जांच होगी। ब्लड शुगर में फास्टिंग एंड पीपी, ये क्या होता है इसके अंदर जो भी है फास्टिंग एंड पीपी। उसके बाद ब्लड यूरिया भी जांच होगी। ब्लड में यूरिया भी, कभी कभी डायबिटीज जिसे होते हैं ब्लड में यूरिया पाए जाते हैं ना, डायग्नोस्टिक ब्लड के साथ साथ यूरिया भी दौड़ने लगता है, तो ब्लड यूरिया की जांच होगी। फिर यूरिन रूटीन, URINE, यूरिन रूटीन, RUTN, ये क्या होता है नहीं पता। और स्टूल रूटीन, ये भी क्या होता है नहीं पता। तो ये सब टेस्ट होंगे, एक टेस्ट यहाँ। ओके, तो कंप्लीट हुआ ये ऑलमोस्ट PME IME को लेके। अब आते हैं मेन टॉपिक में, यानी कि रूल्स में, कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और कैसे दागे जा सकते हैं। तो पहला एफिलिएट मेडिकल बोर्ड में चलते हैं। एफिलिएट मेडिकल बोर्ड,
एफिलिएट मेडिकल बोर्ड, इसमें क्या है ना कि पीएमई या फिर आईएमई में अनफिट पाए जाने वाले सर्टिफिकेट मिलती है आपको, तो 30 दिन के अंदर मैनेजर को आप आवेदन करेंगे। अगर पीएमई या आईएमई आपकी हुई और आप उसमें अनफिट पाए जाते हैं, आपको अनफिट सर्टिफिकेट मिलती है, तो तुरंत आप 30 दिन के अंदर, तुरंत मीन्स 30 दिन के अंदर मेडिकल से अपील करेंगे, सर अनफिट हो चुके हैं, आप दोबारा एक बार जांच कर लें। ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय और टू बी एम्प्लॉय इन ए माइंस रूल्स नंबर 29 के अनुसार यह कानून किन पर्सन्स पर लागू नहीं होगी। यह कानून ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें माइंस में टेम्पररी या कैजुअल वर्क के लिए रखा गया हो या फिर 6 मंथ के लिए काम, 6 मंथ से अधिक समय के लिए नहीं रखा गया हो। कोल माइंस की पीएमई कब कब होगी, तो 5 ईयर्स में, एवरी 5 ईयर्स में। देन आफ्टर माइंस में कंप्लीट पर ईयर्स में कितनी पीएमई हो जानी चाहिए, तो 20% या फिर 1/5। उसके बाद अगर क्वेश्चन इसमें बनता है तो 29C से एग्जामिनेशंस ऑथोरिटीज क्या करेंगे, यानी कि एग्जामिनेशंस ऑथोरिटी की ड्यूटीज क्या है, कैरिड बाय ए मेडिकल ऑफिसर्स अपॉइंट फॉर द माइन। एग्जामिनेशंस कौन लेंगे, वही लेंगे जो मेडिकल ऑफिसर हो। ठीक है। फिर मेडिकल ऑफिसर एम्प्लॉयड ऑफ द ओनर ऑफ द माइन, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ एन असिस्टेंट सिविल सर्जन। तो एग्जामिनेशंस के जो हकदार, मतलब जो होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट फॉर द माइन, जो भी उस माइंस के लिए अपॉइंट किए गए हैं मेडिकल ऑफिसर को, एक उसकी आ गई क्वालिफिकेशंस अब, या फिर करके दी गई है, या मेडिकल ऑफिसर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द माइन, मेडिकल ऑफिसर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओनर ऑफ द माइन हो गई। और लास्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मेडिकल मेडिकल ऑफिसर जो जिसकी असिस्टेंट सिविल सर्जन से डिग्नेशंस कम ना हो। अगर हो तो असिस्टेंट सिविल सर्जन चलेगा, बट उससे कम की डिग्नेशंस वाले मेडिकल ऑफिसर नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 29 की डी, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशंस। मैनेजर आपको कब कब नोटिस देंगे मेडिकल एग्जामिनेशंस को, बताए थे ना, 20 डेज और 10 डेज, ये हो गई। एंड ऑल्सो गिविंग एग्जामिनेशंस एग्जामिंग अथॉरिटी फॉर्म ओ प्रीवियस पीएमई रिपोर्ट। ओके, यदि कोई एब्सेंट हुआ तो मैनेजर 10 दिन के समय देकर फॉर्म एन में दूसरा नोटिस देगा, फॉर्म एन में दूसरा या फिर फाइनल नोटिस देगा। एक है 29E, फेल्यूर टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशंस, और आप फेल्यूर हो जाते हैं किसी कारण, आप एब्सेंट हो जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं हो पाते हैं, तो उसमें क्या है ना कि आपको सटीक रीज़न देना कि भाई इसी कारण हम एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं हो सकते, अदरवाइज ओनर एजेंट या मैनेजर आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। और आप ओनर एजेंट या मैनेजर से बहस करेंगे तो ओनर एजेंट मैनेजर की एक डिसीजन यहाँ काम नहीं आएगी, लेकिन वो क्या करेंगे कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को आपकी डिसीजन लेने के लिए भेज देंगे, और वो भेजेंगे तो विद इन 60 डेज में भेजेंगे, 60 दिन के अंदर ही भेजेंगे।
अपील टू मेडिकल एग्जामिनेशंस, री एग्जामिनेशंस, अपील फॉर री एग्जामिनेशंस। 30 दिन के अंदर अगर मेडिकल अनफिट होते हैं, स्टार्टिंग में मैं बताया था कि अगर आप मेडिकल अनफिट होते हैं, मेडिकल अनफिट होते हैं तो आप अपील कर सकते हैं विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, कि दोबारा एक बार जांच कर ली जाए। और इसमें अब आते मेडिकल बोर्ड, ये तो हो गई। अब आते मेडिकल बोर्ड। तो मेडिकल बोर्ड में कौन कौन मेंबर्स होंगे और मेडिकल बोर्ड की मीटिंग कब कब होगी। तो मेडिकल बोर्ड में एटलीस्ट 3 मेंबर्स, मतलब 3 मेंबर्स होते हैं मेडिकल बोर्ड। टोटल मेंबर 3 मेंबर्स, टोटल 3 मेंबर्स होंगे। क्वालिफिकेशंस क्या होगी, तो डीजीएमएस में एम्प्लॉय एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर जो कन्वेयर यानी कि संचालक का काम करेगा। डीजीएमएस में एम्प्लॉयड एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, डीजीएमएस क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, शॉर्टकट में लिख देते डीजीएमएस क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, ठीक, शॉर्टकट में। बाकी आप किताब से देख लो, सारे मेहनत में ही करो। मेडिकल ऑफिसर। देन आफ्टर दूसरा मेंबर क्या है, माइंस में काम करने वाले के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की सलाह से नॉमिनेटेड एक एलोपैथिक डॉक्टर, शॉर्ट फॉर्म में एलोपैथिक डॉक्टर। और तीसरा बंदा क्या है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में एम्प्लॉयड एक एलोपैथिक डॉक्टर, ये भी एलोपैथिक डॉक्टर ही रहेंगे लेकिन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होंगे। ओके, तो मेडिकल बोर्ड में 3 मेंबर्स होंगे और कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स होना जरूरी है। और वो जो 2 मेंबर्स होंगे जिसमें कि एक डीजीएमएस के क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर का होना, ये भाई ये दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, बट डीजीएमएस का विशेष कर होना जरूरी है। तो इसके बिना अगर ये दोनों भी अगर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी मीटिंग नहीं होगी। लेकिन ये प्रेजेंट है और ये दोनों में से किसी एक भी बंदा प्रेजेंट है तो मीटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और जो भी मीटिंग होगी वो साल में कम से कम 4 टाइम्स मीटिंग हो जानी चाहिए, 4 बार मीटिंग हो जानी चाहिए मेडिकल्स के सिलसिले में। और 29 रूल 29P के अनुसार इस मेडिकल बोर्ड को एनुअल रिटर्न भेजा जाता है। मेडिकल की सारे एनुअल रिटर्न भेजा जाता है। ये 1 अप्रैल वो एनुअल रिटर्न प्रोडक्शंस की नहीं, यहाँ मेडिकल से रिलेटेड एनुअल रिटर्न भेजी जाती है। और कल एनुअल रिटर्न कब भेजी जाती है, पीएमई की मेडिकल की यानी कि पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस की कब भेजी जाती है, तो प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर्स का एनुअल रिटर्न 20 फरवरी या उससे पहले भेजी जाएगी। एनुअल रिटर्न भेजी जाएगी इनको, और ये भेजी जाएंगी 20 फरवरी, प्रीवियस ईयर की 20 फरवरी तक भेजी जानी चाहिए। ये 20 फरवरी या इससे पहले पहुंच जानी चाहिए, एटलीस्ट 20 फरवरी आप याद रखें।
अच्छा, ये जो पीएमई या जो भी एनुअल रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं, ये तो 20 फरवरी तक पहुंच जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी माइंस बंद हो जाती है तो उस केस में डिस्यूज्ड या बंद हो जाती है तो उस केस में विद इन 30 डेज बिफोर, बिफोर है या विद इन है, तो विद इन है, विद इन 30 डेज मतलब 30 दिन के अंदर पहुंच जानी चाहिए, भेज देनी है। और किनके पास? CIM फॉर्म टी में मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड, इनके पास भी, और एक एनुअल रिटर्न CIM के पास भी जाती है, CIM फॉर्म टी में, CIM फॉर्म टी। तो ये हो गया ऑलमोस्ट मेडिकल से रिलेटेड सारे हिसाब किताब। एक दिन फॉर्म को लेके चलेंगे डिस्कशंस करने के लिए, लेकिन आई थिंक आज की क्लास उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में और थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था, बट कंप्लीट करना था, इसलिए आज की क्लास उतनी नहीं सटीक लग रही होगी। बट फ्री में है तो ज्ञान ले लेना चाहिए, और पंकज केवट गलत ज्ञान नहीं देता है। आप इधर उधर दौड़ सकते हो, माइनिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको पेमेंट या फिर बहुत तरीके से, तो जिससे भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर ट्यूशन ले रहे हो, तो एटलीस्ट उनकी क्वालिफिकेशंस देखो। ऐसा नहीं कि भाई कोई बंदी या बंदा खुद ग्रेजुएट हो और माइनिंग पढ़ाने के लिए बैठ जाए। भाई पढ़ो, उनसे शिक्षा लो जिनको फिजिकल के साथ साथ क्या इसको बोलते हैं, फिजिकल एक हो गया और एक थ्योरेटिकल, दोनों की नॉलेज है। अब एक कोई मैडम है, भाई मैडम का कहना है कि हाँ भाई मैं माइनिंग की टीचर हूँ, मैं आपको माइनिंग की बातें रखती हूँ, ठीक है। कहने का मतलब मैं किसी विशेष पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कोई मैम या कोई सर है या फिर मतलब जो भी है, मेल या फीमेल हो जो भी है, अब उनकी क्वालिफिकेशंस खुद बीटेक अदर ब्रांच से हैं और पढ़ाने लगेंगे मैं माइनिंग, तो ऐसे में तो आपको गलत डाटा मिलेगा ही और सही भी डाटा मिलेगा, तो आप देख लो। बट मेरे ख्याल से आप उन्हीं पे फोकस करो जिनका एक्सपीरियंस हो, फील्ड एक्सपीरियंस हो और थ्योरी भी एक्सपीरियंस हो, और विशेषकर उस बैकग्राउंड से होनी चाहिए, यानी कि माइनिंग बैकग्राउंड से होनी भी चाहिए। ओके, बाकी नेक्स्ट जब वर्कमैन इंस्पेक्टर हम लोग देखेंगे, उसमें इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे। अभी तो आँख हमें बहुत नींद है, तो जैसे तैसे आज की क्लास हो गई, बट कोई नहीं, नेक्स्ट अच्छे से डील करेंगे वर्कमैन इंस्पेक्टर। तब तक के लिए गुड नाइट।